जी, मैं प्रोफेसर एसएसपी सिंह साहब एक थोड़ी बहस को बड़ा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक कुछ लोगों के दिमाग को साफ करना भी जरूरी है। और मैं एक बात इसलिए ला रहा हूं कि इंडिया गेट पे अगर हम सब लोग इंडिया गेट से गुजरते हैं और इंडिया गेट का बड़ा स्तंभ देखते हैं और आप उसको गर्व महसूस करते हैं और मानते हैं भारत का, लेकिन अगर आप उसको ठीक से देखें तो इंडिया गेट हिंदुस्तानी लोगों ने जो ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और शहीद हुए थे ब्रिटिश सरकार के लिए, उनकी याद में बनाया गया एक स्तंभ है, एक गेट है। मुझे थोड़ा इसलिए मैं इस बात को ला रहा हूं कि जो भीमा कोरेगांव वाला मामला है उसको आप क्यों नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर यू, 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव गांव अगर आप अगर इंडिया गेट पे आके 26 जनवरी को रेत रखते हैं, नमन करते हैं, शहीदों को वो करते हैं, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं। एसएसपी सिंह साहब आप भी दिल्ली रहते हैं, हम सब लोग परेड देखते हैं, अगर वहां जाके सैल्यूट करते हैं जो भारतीय इस देश उस ब्रिटिशर्स के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उसी तरह से महार समुदाय ने अगर पेशवाओं को उस लड़ाई में लड़ाया था, हराया था, भीमा कोरेगांव में बहुत शहीद हुए थे, उसको विजय अगर वहां विजय स्तंभ है तो उसका पूजा क्यों नहीं होती है? वाई इट इज नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड? अगर वहां कोई जाके मीटिंग भी करता है तो आप उसको 4-4, 5-5, 6-6 साल से आप उसको जेल में डाले हुए हैं। मैं थोड़ा इसको इसलिए समझना चाह रहा हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये समझ में आए कि वो जो बार बार उसके नीचे कारपेट के नीचे कर दिया जाता है, नहीं नहीं इसके बारे में वो तो अंग्रेजों की तरफ। टीपू सुल्तान को आप कहते हैं कि नहीं, टीपू सुल्तान तो मतलब कोई हम लोगों का दुश्मन था जैसे हिंदुओं का। तो जरा मैं आपसे पहले भीमा कोरेगांव हमारा राष्ट्रीय गर्व का पर्व क्यों नहीं हो सकता है 1 जनवरी को, ये जरा मैं आपसे समझना चाहता हूं एसएसपी सिंह साहब। जी, धन्यवाद आनंद वर्धन भाई। पहली बात तो मैं एक ये चूंकि रविकांत भाई ने ये कहा कि बिहार के एक मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री जी, जो दलित मुख्यमंत्री थे, और इधर से जनता पार्टी की ओर से भी राम सुंदर दास जी वो भी बने थे, आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बाद, वो भी दलित मुख्यमंत्री थे। तो यद्यपि भोला पासवान शास्त्री के विषय में तो कहा जाता है निहायत ही ईमानदार मुख्यमंत्री थे, और मृत्यु के समय उनके बैंक अकाउंट में 500 और समथिंग क्या अमाउंट था, इस तरह की चर्चा उन दिनों जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो बिहार में अक्सर हुआ करती थी। कर्पूरी जी की ईमानदारी की बातें, भोला पासवान शास्त्री जी की ईमानदारी की बातें थी, ये बातें बहुत होती थी। खैर, ये सवाल जो आनंद वर्धन भाई ने उठाया है भीमा कोरेगांव का मामला, देखिए पहली बात तो ये है कि जब तक आप सभी भारतीय को बराबर नहीं मानेंगे तो तब तक आप किसी पे गर्व करना और किसी पे गर्व नहीं करना, उसका निर्धारण तो इस तथ्य से होगा ना कि आप उनको भारतीयों के बीच में किस श्रेणी में मानते हैं। तो अगर दलितों के प्रति जो दृष्टिकोण है, देखिए संविधान ने आजादी के बाद गणतंत्र की घोषणा हुई और आपने सभी को बराबर भी घोषित किया, तो संविधान तो इस बात को मानता है, लेकिन निसंदेह जो है समाज है जो संविधान के पहले भी था, भारतीय समाज तो पहले भी था, हिंदू समाज, और जो मनुस्मृति की गान करने वाले लोग या रामचरितमानस में बहुत सारे प्रसंगों को जिक्र करने वाले लोग, जिसमें वो साफ साफ दिखता है कि समाज में उस प्रकार की समानता को आप जो सामाजिक संरचना के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि भीमा कोरेगांव को आप उस दिन गर्व का विषय मानेंगे जिस दिन आप ये मान लेंगे कि ये सभी भारतीय थे, सभी समान हैं, और इसीलिए उनकी जीत को हम एक राष्ट्रीय गर्व का विषय के रूप में मानेंगे। अन्यथा आप जब उनको दलित मानेंगे, समान नहीं मानेंगे, तो निस्संदेह आप कैसे गर्व करेंगे? अगर आज भी देखिए समाज में क्रमशः कुछ बदलाव हुए हैं, ऐसा नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज इतने लोग अगर समानता के दर्शन की बात कर रहे हैं, दलितों के खिलाफ या आदिवासियों के खिलाफ अन्याय को गलत कहने का साहस समाज में दिखा रहे हैं और उसके लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो ये बदलाव का प्रतीक है। लेकिन जो समाज का समूह आज भी पुरानपंथी है, आज भी अतीत की ही गौरव गाथा गाता है। देखिए, अतीत की अच्छाइयों को स्मरण करना, उसकी गौरव गाथा गाना
कोई गलत बात नहीं, बुरी बात नहीं है। लेकिन अतीत के नाम पे हर चीज को स्वीकार कर लेना, कौन नहीं जानता है कि हिंदू समाज के बीच जो जिनको शूद्र कहा गया, जिनको आज दलित कहा जाता है, या जो आदिवासी हैं कभी उनको वनवासी कह दिया जाता है, ये सारी बातें आखिर आप देखिए, हर शब्द के मायने हैं और शब्द भी समाज की संरचना और समाज की मानसिकता का, है ना, वो द्योतक है। तो किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस शब्द के प्रयोग से आप क्या कहना चाहते हैं। बाद में आप कहें कि नहीं नहीं मेरा अर्थ ये नहीं था, ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों होती है कि मेरा ये अर्थ नहीं था। अगर आप कुछ कहते हैं तो साहस के साथ उसको स्वीकार भी कीजिए, और अगर गलत कहते हैं तो साहस के साथ आप उसको अस्वीकार भी कीजिए और उसके लिए समाज के सामने माफी मांगिए कि ये गलती मुझसे हुई है। तो ऐसी स्थिति में भीमा कोरेगांव का जो सवाल आपने उठाया है वो बहुत साफ है, और आपने खुद बताया कि कितने लोगों को, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के भी उसमें लोग हैं जिनको की गिरफ्तार करके और आज भी वो जेल में है, और झूठे आरोप, और वो अगर वो कह रहे हैं कि भीमा कोरेगांव एक गर्व का विषय है, तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं। लेकिन ये गलत वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो समाज में इस चीज को गलत मानते हैं और जिनके हाथ में सत्ता है, सत्ता की ताकत है, समाज की ताकत भी उन्हीं के हाथ में है, दौलत की भी ताकत उनके हाथ में है, तो निसंदेह वो इस बात को गलत भी प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो लोग ये साहस समाज में दिखा रहे हैं कहने का कि ये हमारे लिए भी गौरव की बात है, भारतीय के लिए गौरव की बात है, तो निसंदेह उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे, कानून का दुरुपयोग करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पहली बात ये जो मैं कहना चाहता हूं इस संदर्भ में, कानून के और न्याय के संदर्भ में, जब अदालत किसी व्यक्ति के विषय में ये कहती है कि इन पर जो आरोप लगाए गए थे वो उचित आरोप नहीं थे, वो कानून सम्मत नहीं थे, और बाद में उनको जमानत भी मिलती है या कई बार उनको बरी कर दिया जाता है, तो जिन लोगों ने ये अपराध किया था, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, क्या उसे सजा दी जाती है। क्यों उन्होंने ऐसा किया। जिस समय गिरफ्तार किया गया, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वो अन्य एजेंसियां हो या सरकार हो, कहीं भी नहीं। तो इससे क्या होता है कि अगली बार फिर चलो एक दुस्साहस करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, और फिर परिणाम ये होता है कि चलो अदालत अगर उन्हें बरी भी कर देगी या उन्हें जमानत दे देगी या जिस भी प्रकार से उन्हें बेगुनाह प्रमाणित कर देंगे कि इनके खिलाफ झूठे आरोप थे, तो जो समय जेलों में उनका गुजरा, जीवन के जो महत्वपूर्ण वर्ष उन्होंने कारावास के अंदर बिता दिए, और जो मानसिक और अन्य प्रकार की प्रताड़ना से गुजरे, उसके लिए क्या सरकार, प्रशासन, पुलिस एजेंसियां माफी मांगेगी। और माफी मांगना ही काफी नहीं है, ये काफी नहीं है कि आप अंत में कहिए अच्छा गलती हो गई, नहीं, आपको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में रह करके या शक्तिशाली पदों पर बैठ करके आप समाज के उन समूहों के प्रति किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है और वो सजा के भागीदार हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जो समाज की स्थिति है, कुछ मूल बातों को अगर समाज स्वीकार कर ले, एक, सभी मनुष्य बराबर हैं। राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है, जो ज्योग्राफी के अंदर रहने वाले लोगों को भावनात्मक एकता के नाम पर आप कहते हैं कि वो राष्ट्र है, तो राष्ट्र तो सभी का है। वी द पीपल ऑफ इंडिया जब हम कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है भारत का वो प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी नस्ल या कुछ भी हो, भाषा का हो, वो सब बराबर है। जिस दिन भारत के लोग इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, वी ऑल आर इक्वल, हम सभी बराबर हैं, तो निसंदेह ये बहुत सारी बातें जो हम कहते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात जो मुझे कहना है इस संदर्भ में, रविकांत भाई ने भी जिक्र किया, मैं सिर्फ ये, और आप भी इसको जिक्र करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी या कोई भी प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, नेता हो, वो बाद में कहें कि मुझे मार लो, उन्हें मत कुछ कहो, आपको क्या लगता है कि दलित या समाज के जो वंचित हैं वो दया या करुणा के पात्र हैं। समानता में कहीं भी करुणा और दया की बात नहीं होती है, दे आर इक्वल। और जो भी उनके खिलाफ अपराध करे या अपराध करने की कोशिश करे या उनके खिलाफ कुछ गलत बातें करें, वो सजा के हकदार हैं। इसलिए ये कहना उनके बदले आप मुझे मार लो, ये कहाँ का मतलब न्याय है, या कैसे न्याय उचित हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य को जिस दिन आप बराबर मान लेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो किसी धर्म के हों और किसी संप्रदाय के हों, तो निसंदेह
उसके प्रति करुणा नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए, उनके प्रति ये दिखावटी घड़ियाली आंसू नहीं चाहिए। उनको कहेगी ये बराबर है, जैसे हम हैं वो हैं। इसलिए दोनों अगर बराबर हैं और कानून और संविधान की नजर में बराबर हैं तो उन्हें समान अधिकार भी है। इसलिए उसके प्रति किसी भी ऐसा कोई कार्य निसंदेह स्वीकार्य नहीं है, और यदि कानून में सजा का प्रावधान है तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये बातें कभी आप जो है मनु के द्वारा जो मनुस्मृति है उसका गान करेंगे, कभी आप कुछ और कह देंगे, कभी कहेंगे ब्राह्मण तो वो सम्मान के योग्य हैं, वो ज्ञानी हैं, और तमाम ऐसी बातें। देखिए, जैसे ही आप किसी जाति या किसी ऐसे समूह विशेष के लिए एक दूसरे से उसको आप कहते हैं कि वो अधिक सम्मान के योग्य हैं, अधिक ज्ञानी हैं या कुछ भी, आप असमानता को स्वीकार कर रहे हैं। आप योग्यता को स्वीकार कीजिए। योग्यता का मतलब शैक्षणिक योग्यता है, विद्वता है, या जिस भी प्रकार की योग्यता उसमें है, कला, संस्कृति, नाटक, जो भी है, तो उसकी वैयक्तिक योग्यता को स्वीकार जिस दिन करेंगे, और वो तभी संभव होगा जब आप मनुष्य मात्र को समान मान करके, और बाकी जितनी संरचनाएं हैं, चाहे जाति, धर्म, ये सारी समाज निर्मित संरचनाएं हैं, और हमेशा समाज का जो वर्चस्व वाला वर्ग होता है, डोमिनेंट क्लास, वही इन संरचनाओं का निर्माण भी करता है, और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उन्हीं संरचनाओं को उचित भी ठहराता है, और समय समय पर उसकी सहायता भी लेता है। इसीलिए जब आप एक पर गर्व करने की बात करेंगे और दूसरे पर गर्व नहीं करेंगे, तो निसंदेह आप सभी भारतीयों को समान नहीं मान रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से मुझे कहना है। धन्यवाद आनंद बर्धन भाई। जी जी, प्रोफेसर शशि, एक दो चीजें जरा आपसे संक्षेप में पूछ लूं। एक तो मेरे किसी दर्शक ने पूछा है मुझसे कि आप क्या, जनरली मैं व्यक्तिगत बातें इस शो में नहीं करता हूं, लेकिन 1918 में मेरे नाना जब लाहौर यूनिवर्सिटी से एमए करके आए कमल सागर आजमगढ़, तो उस समय 1900, अब 18 हो सकता है या 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, हरिजन गुरुकुल, उस समय का पहला हरिजन गुरुकुल उन्होंने खोला था, और घर के मतलब उन्होंने उसी को चलाया। दूसरी बात, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो मैंने जिन लोगों को पढ़ा, जिन लोगों को सुना, जिन नेताओं को सुना, उसमें अगर पहले दूसरे में कोई टाई अप हो, जिनकी विद्वता की मैं बात कर रहा हूं, मैंने लोहिया को व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना है, लेकिन मैंने जगजीवन राम को व्यक्तिगत रूप से सुना है। तो अगर आप विद्वता की बात करें तो शायद ऐसा विद्वान व्यक्ति मेरे हिसाब से पॉलिटिकल विद्वान, स्कूल कॉलेज में बहुत से प्रोफेसर मिल जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल आदमी जो इतनी विद्वत्ता की बात करे, बहुत मुझे नहीं मिला है। तो एक उनकी जात उनके आड़े आई और उनको इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आज आपको क्या लगता है, मैं पॉलिटिकल बात इसलिए पूछ रहा हूं कि खड़गे जी अगर आज उस जगह पहुंचे हैं, और उनका अगर आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिए, वो आज एक नए खड़गे जी दिख रहे हैं। जिस तरह से वो एग्रेसिव हैं, जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, वो आपको एक अच्छी शुरुआत लग रही है? आपको एक लग रहा है कि नहीं? जैसे क्योंकि एक समय ये काम एक समय मायावती जी करती थी, लेकिन मायावती जी रिस्ट्रिक्टेड अपने को कर लेती यूपी से, उनको उतना बड़ा कैनवस नहीं मिला था। तो मैं जो शशि जी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि खड़गे जी का ये जो पक्ष है, वो कहीं ना कहीं उस सेंटिमेंट को पे कुछ बरहम लगा रहा है, या उनके साथ आइडेंटिफाई हो रहा है? धन्यवाद आनंद भाई। पहली बात तो ये आपने लोहिया का जिक्र किया। लोहिया ने जर्मनी से पीएचडी की थी, आप जानते हैं, और सॉल्ट मूवमेंट उसमें जो 1930 का उस पे किया था। और अगर विद्वता की बात की जाए तो लोहिया अपने आप में बहुत विद्वान, और सिर्फ विद्वान ही नहीं थे, भारतीय समाज और भारतीय संदर्भ को समझने में अद्भुत ज्ञाता थे वो। और इसीलिए देखिएगा कि उन्होंने समाजवाद में भी भारतीय परिप्रेक्ष्य को रखा, भारतीयता का पुट उसमें डाला है। एक और चीज जो है, दूसरी तरफ अंबेडकर, वो भी अद्भुत विद्वान थे, और इंडियन रूपी को लेकर के, और उसमें उन्होंने पीएचडी की और सारा जो है। तो और मजे की बात ये थी कि आजादी के संघर्ष में लोहिया और अंबेडकर या समाजवादियों की और अंबेडकर की कभी मुलाकात नहीं हुई, या इस तरह की कोई जो है इस तरह का कोई डायलॉग या संवाद नहीं हुआ, क्योंकि आजादी का संघर्ष चल रहा था। लेकिन आजादी के बाद लोहिया और अंबेडकर में बातचीत के लिए यहाँ तक कि समय तय हो चुका था। दुर्भाग्य से अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई 1956 में, ठीक बातचीत और संवाद होने के पूर्व। और ये
एक इतिहास बनते-बनते रह गया जब लोहिया और अंबेडकर जैसे दोनों विद्वान भी मिलते और समाज को परिवर्तन करने वाले व्यक्ति मिलते, तो उसका भारत के समाज पर क्या प्रभाव होता, वो सोचने और समझने वाली बात थी। बट अब तो सिर्फ इस पे कल्पना की जा सकती है। रही बात की जो बात आप कह रहे हैं खड़गे साहब की, देखिए एक बात तो तय है, कोई भी व्यक्ति, आपने अभी उधम सिंह की ही खुद बात की थी, सच में लोग नहीं जानते थे कि वो दलित से आते थे। जो व्यक्ति है और जो व्यक्ति होकर के वो समझता है कि उसके अंदर वो योग्यता है और वो समाज में उन तमाम कुरीतियों को चुनौती दे सकता है, वह किस जाति का है, किस धर्म का है, क्योंकि उन चीजों से मुक्त होकर के वो समाज को बदलने की बात सोचता भी है और बात करता भी है। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि खड़गे कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। जो लोग अध्यक्ष बनकर के चिल्लाते हैं किसी अन्य पार्टी में, वो अगर निर्वाचित नहीं है तो उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है जनतंत्र में। आपको अगर हिम्मत है, चाहे संगठन हो, पार्टी हो, तो वहां ताल ठोक करके कहिए कि निर्वाचन होगा। और आपने ये भी देखा कि कांग्रेस में खड़गे साहब को जो है शशि थरूर ने खुलेआम चुनौती दी। उन्हें लगभग 1000 से कुछ अधिक जो है वो सदस्यों का जो मतदाता होते हैं, करीब 10,000 और समथिंग में से उसे मत भी प्राप्त हुआ और थरूर साहब अभी भी कांग्रेस में हैं। तो एक चीज तो तय है कि लोकतांत्रिक तरीके से खड़गे साहब जीते हैं, भले वो जिस वंचित समाज से आते हैं, लेकिन उस वंचना से मुक्त होकर के भारतीय समाज को वो खुलेआम और उन शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं, जिन शक्तियों के द्वारा, जैसा कि कहा जा रहा है कि किस प्रकार से पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियां आई हैं और कैसे उन पुराने चीजों को स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जो पुरानी व्यवस्थाएं भारतीय समाज के लिए कलंक की बातें हैं। कलंक, समाज में जैसे ही मनुष्य के बीच में इस प्रकार का आप भेदभाव को, जन्म के आधार पर भेदभाव को स्वीकारते हैं, आप सोच लीजिए कि कितनी अवैज्ञानिक बातें हैं। तो इसलिए इस तरह की सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और अपनी योग्यता को स्थापित करके और समाज को या उन शक्तियों को चुनौती देना कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है, ये समाज को बदलने के रास्ते की रुकावट है और उसको बदलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि खड़गे साहब जो निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो आवश्यक भी है, जरूरी भी है। उसको बल्कि और ताकत प्रदान करने की जरूरत है ताकि वो खुलेआम, क्योंकि सामने जो ताकत है, सामने जो जो जिस विचार को मानने वाले लोग हैं, वो वही लोग हैं जो समाज में सामाजिक विषमता को बनाए रखने वाली शक्तियां हैं। और यही कारण है कि भारतीय समाज के अंदर भी विषमता और दूसरी तरफ हिंदुत्व के अंदर भी, तो आप कभी अल्पसंख्यकों के नाम पे हिंदू बनाम मुसलमान या अल्पसंख्यक कर देते हैं, वो भी विषमता के कारण ही संभव है। या दूसरी तरफ आप हिंदू समाज के अंदर और जो हिंदुत्व की बात आप लोग और हम लोग कर रहे हैं, वो क्या है? ये एकदम प्योरली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है विच निगेट्स द इक्वालिटी विद इन द हिंदू कम्युनिटी, जो उसको अस्वीकारता है। और इसलिए ये जरूरी है। रही बात, मैं चलते चलते ये भी अपनी ओर से ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप इतिहास का अध्ययन करें, राज्यों का संकट जो होता है या राज्यों का जो युद्ध होता है, वह जाति धर्म पर आधारित युद्ध नहीं होता है, वो राज्य सत्ता का युद्ध है। इसलिए चाहे टीपू सुल्तान के विषय में जब बात करें या बाबर की बात करते हैं, दुनिया का इतिहास उलट करके देख लीजिए, अगर धर्मों के बीच के युद्ध को उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये राजनीति और इतिहास को समझने की भूल है। तो जिन्हें राजनीति और इतिहास की समझ नहीं है, वो इस तरह से धर्म या बनाम इस तरह के युद्धों को देखते हैं। इससे समझने की जरूरत है, क्या हिंदू राजाओं ने हिंदू राजाओं के खिलाफ युद्ध नहीं किया? क्या मुसलमान राजाओं ने मुसलमान राजाओं या बादशाहों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया? क्या फ्रांस और इंग्लैंड और तमाम ऐसी ताकतों का यूरोप में क्रिश्चियनिटी के बावजूद युद्ध नहीं हुआ? तो दुनिया का इतिहास देख लीजिए आप। क्या जो लोग दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक यानी श्वेत थे, उसमें भी तो क्रिश्चियन थे, और जो व्हाइट मैन थे जिन्होंने वहां पर जो है एक प्रकार से अपार्थाइड को लागू किया, नस्लभेद को लागू, वो भी क्रिश्चियन थे। तो ये नजरिया ही बिल्कुल गलत है। शक्ति के संबंध और शक्ति के संघर्ष को समझने के लिए आपको शक्ति को समझना होगा, सत्ता की जो लड़ाई है सत्ता को समझना होगा, तब आप समझ पाएंगे। लेकिन जो लोग ये बातें करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में वो बातें होती कि वो कैसे उस पुराने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, और इसीलिए समाज में जो भी
साहित्य हो, राजनीति में जो लिखा जाता है, ये तमाम, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। आप क्या वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं। इससे कोई भी चीज बिल्कुल जिसको निरपेक्ष आप कहेंगे ना, वो नहीं होता, वो सापेक्ष होता है। लेकिन जितना तथ्य उसमें होगा, उसकी सापेक्षिकता जो है और उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जो बातें कही जा रही हैं और इतिहास की जिन बातों को झुठलाने की कोशिश है और जो झूठी बातों को स्थापित करने की कोशिश है, उसके पीछे भी वही राजनीति है और उसको किसी प्रकार से उस वर्चस्व को फिर से हासिल करने की कोशिश है। और ये वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश निरंतर समाज को बांट करके ही होता है, और बांटने के लिए वो उसी माध्यम का सहारा लेते हैं कि देखिए इसमें ये तर्क है, ये बराबरी तो थी नहीं कभी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। अरे जो समाज बदला है, दुनिया बदली है, दुनिया में तमाम वो चीजों को अस्वीकार किया गया है, तभी तो चाहे वो लोकतंत्र, समाजवाद, ये सारी चीजें जो आई हैं, उसी चीज को स्वीकार करके आया है। तो अब वो समाजवाद का भी विरोध करते हैं। आप उनसे समाजवाद की बात करेंगे तो समाजवाद का विरोध करें, और कोई तर्क नहीं मिलेगा तो वो कहेंगे कि नहीं, वो तो विदेशी भाषा से समाजवाद भी आया है। तो तुम अपने देश में कोई ऐसा समाजवाद निर्मित कर लो जो समाज में मनुष्य की समानता को स्वीकार करे, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके भारतीयता, हम तो विश्व मानव की बात करते हैं, लोहिया भी विश्व मानव की बात करते थे, या कैसे वो संघों को चाहते थे कि विश्व सरकार बने, वो तमाम सारी बातें हैं। लेकिन तो भारत को तो स्वीकार कर लो, भारतीयता को तो स्वीकार कर लो, भारत में रहने वाले लोगों को तो समान रूप से स्वीकार कर लो, और सबसे बड़ी बात है उस संविधान को स्वीकार कर, उस संविधान की आत्मा के अनुरूप जो है देश में समाज और व्यवस्था निर्माण की कोशिश करो, तो फिर बात बन जाएगी। अन्यथा तो अब जानते हैं कि उसके पीछे ढोंग होता है, और जो लगातार छद्म रूप से भी कोशिश होती है और प्रत्यक्ष रूप से भी कोशिश होती है कि कैसे आरक्षण को निगेट कर दिया जाए, कैसे समाज के कमजोरों को, अभी देखिए कई ऐसे चीजों को बंद किया गया। मैं एक चलते चलते और उदाहरण दे दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी लगातार जो है वो नियुक्तियां हो रही हैं, सिलेक्शन कमेटी मीट कर रही है। ये पाया गया कि ओबीसी के पोस्ट पे एनएफएस किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। पता चला कि 40 से अधिक जो है कैंडिडेट थे, और वो बहुत सारे कैंडिडेट वही थे जो कई विश्वविद्यालयों में भी स्थायी रूप से पढ़ा रहे हैं और वो दिल्ली में पढ़ाना चाहते थे स्थायी रूप से, या दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। आपने नॉट फाउंड सुटेबल कैसे कर दिया उसको? सवाल ये उठता है। तो इसलिए ये मानसिकता कि जितना नकार सकते हैं, और उसी प्रकार लेटरल एंट्री वगैरह, आप तो विश्वविद्यालय में भी देखिए यूजीसी ने ऐसे ऐसे परिवर्तन वो ला रहे हैं कि जो आवश्यक न्यूनतम योग्यता है शिक्षक बनने की, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि आप उन एन केन प्रकारेण आप उस रास्ते से बैकडोर जो है समाज के उन लोगों को लाएंगे जो लोग आपको पसंद हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों को नकारते चले जाएंगे जो लोग या जिनकी समानता में आप विश्वास नहीं करते हैं, जिनको समाज में ऊपर आप आने देना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। ये डिबेट तो बहुत खुला डिबेट है और इसको समझने की जरूरत है। दुख ये हुआ है कि समाज में, भारतीय समाज में मूल रूप से इन 75 वर्षों में जो चीजें आगे की ओर क्रमशः बढ़ रही थी, अब वो पीछे की ओर जा रही हैं, और उस पीछे की ओर ले जाने में उन्हीं शक्तियों का योगदान है, वो हिंदुत्ववादी शक्तियां या वो शक्तियां जो भारत की आजादी से खुश नहीं थे, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, जो भारतीय समाज में समानता नहीं लाना चाहते हैं, जो दलितों को, वंचितों को समाज में बराबरी के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, या जो अल्पसंख्यकों को भारतीयता या भारतीय के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ये दुखद पहलू है, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा। ये समझिए कि ये संघर्ष जारी रहेगा। तो धन्यवाद।